ओके, सभी को नमस्कार। नमस्कार। ठीक है, चलिए। तो लास्ट वीडियो हमने डिस्कस किया था, सेल वॉल हमने कंप्लीट किया था जहाँ तक मुझे याद है। अभी इस वीडियो में हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम। एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम क्या? एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम। ठीक है, तो इसको एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम बोलते क्यों हैं और इसमें क्या क्या पढ़ना होता है, कौन कौन सी ऑर्गेनल्स हैं जो इन्वॉल्व है। ठीक है, ये एनसीईआरटी के एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम का फर्स्ट पैराग्राफ में डिस्कस कर रहे हैं। तो इसमें सबसे पहला जो पढ़ना है वो क्या है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, सेकंड क्या है? गोल्जी या गोल्गी बॉडी, इसी को अपैरेटस भी बोलते हैं, गोल्जी अपैरेटस या फिर गोल्जी कॉम्प्लेक्स बोलते हैं। ठीक है, गोल्जी कॉम्प्लेक्स बोलते हैं। और क्या है? थर्ड लाइसोसोम्स है। ठीक है, एंड द फोर्थ वन इज वैक्यूल्स। क्या है? वैक्यूल्स है। ठीक है, तो ये चार चीजें पढ़नी होती हैं। ठीक है, एनसीईआरटी की जो फर्स्ट पैराग्राफ है वो मैंने लिखा नहीं है, बट मैं बता देता हूँ। एनसीईआरटी की फर्स्ट पैराग्राफ लिखा हुआ ये है कि वाइल जो सेल ऑर्गेनल्स के स्ट्रक्चर है, फंक्शंस हैं, वो डिस्टिंक्ट है, मतलब अलग अलग है, डिफरेंट है, लेकिन कुछ एक जो सेल ऑर्गेनल्स है उनके फंक्शंस क्या है? कोऑर्डिनेटेड है। ठीक है, मतलब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, एक दूसरे से मिलते जुलते हैं, कोऑर्डिनेटेड है, इसीलिए क्या बोला जाता है? इनको एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम बोला जाता है, या फिर ये जो चार है वो एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम के पार्ट हैं। इसके बाद जो दूसरी लाइन में बोलती है वो ये बोलती है कि माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट एंड प्रोटोजोम्स आर एंड देयर फंक्शंस आर नॉट कोऑर्डिनेटेड, जिसकी वजह से उनको एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम का पार्ट नहीं माना गया है, नहीं रखा गया उनको एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम में। ठीक है, दो चीजें मैं बताना चाहता हूँ इसके पास, दो चीजें। ठीक है, वीडियो बहुत छोटा रखूंगा, दो चीजें बताऊंगा। पहली चीज ये कि इनका जो स्ट्रक्चर है वो लगभग एक जैसा होगा। ठीक है, तीन तरीके के स्ट्रक्चर इन चारों में देखेंगे तो आपको मिलेगा। एक क्या मिलेगा? सिस्टर्निया या फिर सिस्टर्ने। दूसरा क्या मिलेगा? दूसरा ट्यूब्यूल फॉर्म में मिलेगा, ट्यूब्यूल फॉर्म में मिलेगा। एंड द थर्ड वन इज वेसिकल या फिर राउंड स्ट्रक्चर, वैक्यूल के फॉर्म में मिलेगा। वेसिकल कैसा होगा? राउंड होगा। ठीक है, ये कैसा होगा? तो राउंड स्ट्रक्चर होगा। ये कैसा होगा? राउंड स्ट्रक्चर होगा। ये कैसा होगा? सैक होगा, फ्लैट स्ट्रक्चर होगा। कैसा होगा? फ्लैट सैक स्ट्रक्चर होगा। ठीक है, फ्लैट होगा या फिर सैक होगा। और ये ट्यूब्यूल कैसा होगा? थोड़ा सा सिस्टर्नी से बड़ा सा होगा। जब हम लोग देखेंगे तब देखेंगे। ठीक है, अभी इनका जो काम है वो कोऑर्डिनेटेड कैसे है? इनका काम जो कोऑर्डिनेटेड है वो कोऑर्डिनेटेड इस तरीके से है कि जो चीजें एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में बनेंगी, वो कहाँ पे भेजी जाएंगी? मान लो यहाँ से कोई चीज बना। ठीक है, वेसिकल के फॉर्म में बना, राउंड स्ट्रक्चर के फॉर्म में बना, कहाँ भेजा गया? गोल्जी कॉम्प्लेक्स के पास भेजा गया। ठीक है, अब गोल्जी कॉम्प्लेक्स से या तो वो कहाँ भेजा जाएगा? लाइसोसोम में भेजा जाएगा, या फिर लाइसोसोम खुद ब खुद बन जाएगा वो। ठीक है, या फिर क्या बन सकता है? वो वैक्यूल बन सकता है। ठीक है, ये तो चीजें वही कि इस तरीके से ऊपर से नीचे आ सकती है। ठीक है, टॉप टू बॉटम। लेकिन क्या हो सकता है? अभी ये जो लाइसोसोम है या फिर वेसिकल्स है, वैक्यूल्स है, वो क्या हो सकता है? सेल में रखा जा सकता है या फिर सेल के बाहर भेजा जा सकता है। वो भी टारगेटिंग कहाँ से होगी? तो गोल्जी से होगी। वैसे हम इसको बाद में पढ़ेंगे। अभी क्या देख रहे हैं हम लोग कि जो चीज कुछ बन रहा है, कोई भी चीज हो, कोई भी सामान हो, वो कहाँ बन रहा है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में बन रहा है। उसको कहाँ भेजा जा रहा है? गोल्जी अपैरेटस में, गोल्जी बॉडी में भेजा जा रहा है। फिर वो या तो लाइसोसोम का फॉर्म ले रहा है या फिर वैक्यूल का फॉर्म ले रहा है। उसको या तो सेल में रख रहा है या फिर सेल से बाहर रख रहा है। ठीक है, दूसरा क्या हो सकता है कि हो सकता है कि न्यूक्लियस को जरूरत हो, तो रिवर्स कहाँ जा सकता है? लाइसोसोम या फिर वैक्यूल, दोनों कहाँ जा सकता है? गोल्जी में जा सकता है। ठीक है, गोल्जी के बाद फिर कहाँ जा सकता है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में जा सकता है, और फिर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से न्यूक्लियस में भेजा जा सकता है। ठीक है, तो इनका काम इस तरीके से है कि कुछ चीजें एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में बनी, उसको कहाँ भेजा जाएगा? गोल्जी अपैरेटस में भेजा जाएगा। फिर गोल्जी अपैरेटस से क्या हो सकता है? वो लाइसोसोम का फॉर्म ले सकता है या फिर वैक्यूल का फॉर्म ले सकता है। उसको सेल के अंदर रख सकते हैं या फिर सेल के बाहर रख सकते हैं। मैं 2-3 बार चीजें इसलिए रिपीट करता हूँ ताकि आपको एक वीडियो पे ही चीजें लर्न हो जाए। ठीक है, इससे 2-3 सवाल बन सकता है। पहला सवाल तो ये कि एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम को क्यों बोला जाता है? क्योंकि इनका फंक्शन जो है वो कैसा है? कोऑर्डिनेटेड है। ठीक है, मैंने इनका स्ट्रक्चर भी बता दिया कि इसी 3 फॉर्म में ये पाए जाएंगे। दूसरा सवाल क्या बन सकता है
कि कौन कौन से ऑर्गेनल्स हैं जो पार्टिसिपेट करते हैं एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में या फिर एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम के पार्ट हैं। तीसरा सवाल ये बन सकता है कि कौन कौन से ऐसे सेल ऑर्गेनल्स हैं जो कि एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम के पार्ट नहीं है। तो जो नहीं है मैंने उनका भी बता दिया, जो नहीं है मैंने उनका भी बता दिया, माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। दूसरा कौन सा, तो क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट, ठीक है। फिर थर्ड वन परागोसोम्स। ये तीन क्या है, एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम के पार्ट नहीं है, ठीक है। क्यों नहीं है, क्यों नहीं है, चौथा सवाल बन सकता है क्यों नहीं है। तो क्या है, ये इनका जो फंक्शन है कोऑर्डिनेटेड नहीं है, ठीक है। तो ये था एक शॉर्ट वीडियो एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम को लेके, ठीक है, एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम को लेके। इसके बाद हम लोग बारी बारी से पढ़ेंगे किसको, तो पहले पढ़ेंगे प्लाज्मिक रेटिकुलम को, देन द सेकंड वीडियो में पढ़ेंगे गोल्गी बॉडी को, फिर लाइसोसोम को, एंड बहुत छोटा सा वीडियो होगा लाइसोसोम और वैक्यूल का, लेकिन 4 अलग अलग वीडियो में हम लोग करेंगे ताकि छोटा छोटा क्या कर ले, अलग अलग वीडियो में पढ़ ले, आसान हो जाएगा, ठीक है। सो दिस वाज ऑल अबाउट एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर नहीं अच्छा लगा हो तो हमें बताइए कि क्या नहीं अच्छा लगा, हम क्या बेहतर कर सकते हैं। चलिए तब तक के लिए टाटा बाय बाय।